भारत और अमेरिका के बीच जारी टैरिफ वॉर के दौरान जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में मीटिंग की खबर सामने आई तो पूरी दुनिया की नज़र इस पूरे मामले पर जा टिकी और अभी भी लोगों की नज़रें इसी पर है। हर तरफ इसी मीटिंग की चर्चाएं हो रही है। मीटिंग फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन अब सवाल कई सारे सामने हैं, कई मुद्दे हैं कि क्या इस मीटिंग के बाद रूस और यूक्रेन के बीच जारी सालों से युद्ध अब इस मीटिंग के बाद क्या खत्म हो जाएगा? क्या शांति समझौता की जो मिसाल हमेशा से ट्रंप देते आए हैं कि हम समझौता कराते हैं, हम विश्व में शांति स्थापित करना चाहते हैं, क्या रूस और यूक्रेन के बीच कराने में वो कामयाब रहे? और क्या भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा है अब इस मीटिंग के बाद क्या थम जाएगा? ये तमाम सवाल हैं और इसी पर आज हमारी चर्चा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अगर चर्चा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इस चर्चा में मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप के बीच ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। कई लोग इसे बेनतीजा बता रहे हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा विश्व पर, लेकिन जो टैरिफ वॉर चल रहा था अभी तक उसका और खासकर भारत को लेकर इस मीटिंग का भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, अगर आप उसे आसान भाषा में लोगों के लिए समझा पाएं। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि अलास्का में जो शिखर सम्मेलन चल रहा था आखिरकार उसके मायने क्या हैं? क्या वो वाकई जो दिखाया जा रहा है मायने उसके वही थे? क्या ये माना जाए कि ट्रंप जो हैं वो ये चाहते थे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर विराम आ जाए, वो रुक जाए? तो कुछ इसी सोच के साथ ये मीटिंग हुई और जो उस पर नजर थी विश्व की वो केवल और केवल इसलिए थी कि जो युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में वो थम जाएगा इस मीटिंग के बाद में, या इसके जो दूरगामी प्रभाव हैं वो कैसे पड़ेंगे। लेकिन अब जो आपका सवाल है कि इसका भारत पर क्या असर होगा, तो विश्व को इसकी परवाह नहीं है कि भारत पर क्या असर होगा। विश्व को इसकी परवाह थी कि यह युद्ध रुक जाए। लेकिन इस वार्ता से पहले जो ट्रंप ने एक तरीके से संकेत दिया कि यह वार्ता तभी हो पाई, तभी मुमकिन हो पाई जब उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। और सबसे बड़ी बात यह है, यह समझना होगा कि ट्रंप आगे बढ़कर के ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो रसिया से अपना जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, लगभग 40% ऑयल ये रसिया से इंपोर्ट करता है भारत। और यही वजह है कि रसिया को ऐसा लगा कि उसका एक बड़ा क्लाइंट खत्म होने वाला है, वो उससे दूर हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप ने यह घोषणा कर दी कि पहले तो 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद उसको बढ़ा करके अगले 27 अगस्त से 50% का टैरिफ लगाने की बात हुई। तो रसिया को ऐसा लग रहा था कि शायद ये टैरिफ लगने के बाद भारत उससे ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर ले और हो सकता है कि यही दबाव उसको इस मीटिंग के लिए मजबूर कर रहा हो, ऐसा ट्रंप का दावा था। अब यहां पर सवाल उठता है कि इस मीटिंग के बाद जो ट्रंप ने दावा किया था क्या वो उसमें सफल रहे? तो मीटिंग तो हो गई, शिखर सम्मेलन हो गया और पहले इसे 1 to 1 होना था, यानी कि एक तरफ से वो व्लादिमीर पुतिन होते और दूसरी तरफ ट्रंप होते, यानी 1 to 1 मीटिंग होनी थी। लेकिन आखिरी पलों में न जाने ऐसा क्या हुआ कि ये 1 to 1 से बदल करके 313 वाली बात हो गई, यानी कि 3 सदस्य इधर से थे और 3 सदस्य दूसरी तरफ से। अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो इनके साथ इनके टीम में इनके विदेश मंत्री भी थे और जो विदेश नीति के सलाहकार थे वो थे। और उधर से अगर अमेरिका की बात करें तो ट्रंप के साथ उधर से भी विदेश मंत्री थे, मार्को रूबियो की बात कर लें, और साथ में उधर से भी विशेष दूत थे जिन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की, यानी कि 313 की ये मीटिंग हुई। अब सवाल ये उठता है कि इस मीटिंग का भारत पर क्या असर हुआ? तो भारत पर असर तो जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लें कि ट्रंप और पुतिन पर क्या असर हुआ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रंप हैं, जो इस मीटिंग से नतीजा चाह रहे थे
वो नतीजा उनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि ये पूरे विश्व में इस तरह की बात की जा रही है कि ये मीटिंग ही बेनतीजा रही, तो उसके पीछे की सोच ये है कि ट्रंप ये चाह रहे थे कि इस मीटिंग के बाद वो ऐसी घोषणा कर पाए कि मीटिंग खत्म हुई और यूक्रेन के साथ युद्ध विराम जैसी कोई घोषणा हो जाए। यानी ये खुद को जो बड़ा शांति दूत ये बता रहे थे, वो साबित करना चाह रहे थे इस अलास्का शिखर सम्मेलन के बहाने, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुतिन ने यह साफ कर दिया कि वो कई मुद्दों पर तो सहमत हैं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बात होनी बाकी है। यानी कि उनका यह कहना था कि हाथी तो निकल गया लेकिन दुम अभी बाकी है, और यह दुम कितना कष्ट दे सकती है, खास करके ट्रंप की बात करें तो ये आने वाले दिनों में ये दिखेगा। तो इस पे भी और आगे जो है वो बातचीत होगी कि क्या अगली मीटिंग हो, और जिस तरीके से उन्होंने संकेत दिया पुतिन ने आखिर में कि भाई आपको इसके लिए मॉस्को आना पड़ेगा, तो इसके दूरगामी प्रभाव होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस मीटिंग में जो भारत और चीन जैसे दो देश हैं जो रूस से व्यापार कर रहे हैं, तेल ले रहे हैं, और उसी के चलते ये टैरिफ इतना बढ़ा भी, भारत पर पहले 25 था, उसके बाद उन्होंने 25% और बढ़ा दिया, तो क्या इस मुद्दे पर बात हुई होगी? और जो रूस के जो जिनके रिश्ते अच्छे हैं रूस से, उन देशों के प्रति जो टैरिफ है वो कम होगा इस मीटिंग के बाद, आपको लगता है? क्योंकि कई सारे मुद्दों पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया पुतिन से भी युद्ध को लेकर, तो उन्होंने किसी भी सवाल का, इनफैक्ट ट्रंप ने भी कई सवालों का जवाब जो है नहीं दिया, लेकिन उनके बीच क्या इस मुद्दे पर बात हुई होगी और टैरिफ कम होगा? देखिए, आपका जो सवाल है वो पूरी तरीके से स्पेकुलेशन पे डिपेंड करता है कि क्या बात हुई होगी, क्या नहीं हुई होगी। और इस तरह की जब बातें होती है, जब इस तरह का शिखर सम्मेलन होता है जिसके दूरगामी प्रभाव होने वाले होते हैं, तो अंदर क्या बातें हुई वो छन करके बाहर नहीं आती। बाहर वही बातें आती है जो बाहर लाना चाहते हैं। अब सोचिए, 3 घंटे का ये शिखर सम्मेलन होता है और उसके बाद महज 12 मिनट में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। यानी 3 घंटे में जो बातचीत हुई, क्या आपको लगता है कि उस 12 मिनट में वो सारी बातें सामने आ सकती थी? और यहां तक कि इस बातचीत को इतना गोपनीय रखा गया है कि अगर पत्रकारों ने कोई सवाल पूछना चाहा तो उसका जवाब किसी ने भी नहीं दिया। पत्रकारों ने यहां तक कि पुतिन पर दबाव भी बनाना चाहा, उन्होंने सवाल ऐसे तीखे तीखे किए। अब 1-2 सवाल ऐसे थे कि क्या आप नरसंहार को रोकने वाले हैं, क्या आप सीज फायर करने वाले हैं, क्या आप युद्ध विराम करने वाले हैं, इस तरह के सवाल पुतिन से पूछे गए। लेकिन पुतिन ने बहुत ही चालाकी से उसे नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि आपका जो भी सवाल है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। और यह पहले से प्लान्ड था कि हमें कोई भी सवाल का जवाब नहीं देना है। लेकिन यह एक तरीके से कह लीजिए कि डिप्लोमेसी भी है, एक तरीके से पूरे प्रेस के सामने में एक दबाव बनाने की कोशिश है पुतिन पर कि वो इस तरह से जो युद्ध विराम है उसकी घोषणा शायद यहीं पे कर दे या कोई क्लू दे दे। लेकिन वो बड़ी ही चालाकी से इस सवाल को नकार गए और कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है कि उस मीटिंग के दौरान ये तय हो गया होगा कि हमें जो कहना है, जो संयुक्त बयान जारी करना है, वो संयुक्त बयान दे करके हमें वहां से निकल लेना है। किसी तरह का कोई हमें जवाब नहीं देना है, किसी तरह का कोई हमें र्यूमर नहीं फैलने देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवालों के कारण जो इतनी बड़ी वार्ता होती है, जो इतना बड़ा शिखर सम्मेलन हो रहा होता है, वो बेपटरी हो जाती है। वो सारी कवायदें जो होती है, इतने साल से कवायदें चल रही है। और आपको बताऊं कि जब से युद्ध हुआ है यूक्रेन के साथ में, पुतिन कभी भी किसी विदेश यात्रा पर नहीं गए। बहुत कम मौकों पे एक दूसरी जगहों पे गए हैं, लेकिन यहां पर आना, अलास्का में आना और आकर के बातचीत करना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। क्योंकि पुतिन ये साबित करना चाह रहे थे कि कोई, ये जो ट्रंप चाह रहे हैं कि शांति की बातचीत हो, शांति की वार्ता हो। इससे पहले जेलेंस्की के साथ भी उन्होंने किया था, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ भी ट्रंप ने बातचीत की थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। तो पुतिन को ऐसा संदेश नहीं देना चाह रहे थे कि वो नहीं चाहते कि संघर्ष विराम हो। और यही वजह है कि ये जो शिखर सम्मेलन हुआ, ये एक तरीके से पुतिन के लिए नैतिक जीत भी है। क्योंकि पुतिन जब अलास्का आने वाले थे तो उससे पहले ट्रंप को, यानी कि अमेरिकी प्रशासन को, अमेरिकी शासन को बहुत से ऐसे प्रतिबंध जो वो रसिया पे लगाने वाला था या कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे, उसे हटाना पड़ा था।
क्योंकि ये कहते हैं, ये भी एक तरीके की डिप्लोमेसी होती है कि आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें एक बहुत ही स्मूथ सा रनवे देते हैं कि बातचीत के लिए आप आइए और हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, और अगर जो भी पहले हम सख्ती दिखा रहे थे उसको भी हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो पुतिन ने अपने आने की शर्त तो मनवा ली अमेरिका से, लेकिन अमेरिका अपनी कोई भी शर्त रसिया से नहीं मनवा पाया। पुतिन गए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने सवाल किया था कि जो चाइना है, रसिया है और इंडिया है, इन तीनों पर इस जो शिखर सम्मेलन है उसका क्या असर हुआ होगा। तो सबसे बड़ा असर मैं आपको बताऊं कि भारत पे दबाव बनाने की कोशिश हमेशा से ट्रंप ने की, क्योंकि ट्रंप को यह पता है कि वो दबाव केवल भारत पर ही बना सकते हैं, वो चाइना पर दबाव नहीं बना सकते। चाइना पर उन्होंने 145% टैरिफ लगा दिया और जवाब में चाइना ने अमेरिका पे 125% का टैरिफ लगा दिया। तो ये एक खुला और साफ संदेश था चाइना की तरफ से कि ट्रंप के आगे चाइना, अमेरिका के आगे चाइना झुकने वाला नहीं है। तो यही वजह है कि ट्रंप को जो सॉफ्ट टारगेट लगा वो था इंडिया, यानी कि वो इंडिया पर टैरिफ लगा करके पहले 25% लगा करके उसके बाद 25% और बढ़ा करके ये मैसेज देना चाह रहे थे कि कम से कम हम भारत को तो चाइना और रसिया के साथ एक गुटबंदी सी हो रही थी, एक तरीके से जो कह लीजिए पावर बैलेंस करने की बात चल रही थी, जो पोलराइजेशन हो गया है पावर का अमेरिका के पक्ष में, उसको खत्म करने की कोशिश रसिया कर रहा था कि अगर रसिया, चाइना और इंडिया तीनों एक मंच पे आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, पुरानी जो भी कड़वाहट है चाइना और इंडिया के बीच में वो खत्म हो जाए, तो ऐसी संभावना बन सकती है कि तीन महाशक्तियां एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो वो अमेरिका के लिए बड़ा ही नुकसानदेह साबित हो सकता था। यही वजह है कि अमेरिका और वहां के जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम चाइना को भले ही दबा नहीं पा रहे हो तो हम किसी भी तरीके से इंडिया पे दबाव बना ले ताकि हम एक विन विन पोजीशन में आ सकें। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है। तो आपको बताऊं कि जब टैरिफ लगाया गया 145% तक चाइना पर टैरिफ लगाया गया, उसके पीछे की जो असली वजह थी वो थी जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं। तो रेयर अर्थ मिनरल्स को प्रोसेसिंग करने का सबसे बड़ा यूनिट जो है वो चाइना में है, और उस रेयर अर्थ मिनरल्स की आज की तारीख में बहुत ज्यादा डिमांड है, यानी कि उस मिनरल्स की जरूरत आपके हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होती है। उसकी जरूरत जो स्मार्टफोन्स बन रहे हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे जो भी स्मार्टफोन जो अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं, तो वहां पर उस रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होती है। और उसकी जरूरत होती है जो भी वारहेड बनाए जाते हैं, जो भी रक्षा से संबंधित उत्पाद बनाए जाते हैं, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होती है। तो चाइना ने, जो कि सबसे बड़ा निर्यातक था अमेरिका का इस रेयर अर्थ मिनरल्स में, उसने उसके निर्यात पर रोक लगा दी। अब देखिए यहां से कैसे खेल बदलता है। यहां से खेल यह बदला कि अब अमेरिका को जब जरूरत महसूस हुई कि मुझे अब रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने रुख किया यूक्रेन की तरफ, क्योंकि यूक्रेन भी एक बड़ा उत्पादक है रेयर अर्थ मिनरल्स का। अब जब यूक्रेन पर उसने दबाव बनाना शुरू किया, आपको अगर याद हो तो पहले जेलेंस्की के साथ जो मीटिंग हुई दुबई में हुई और उनसे जब कई मुद्दों पर बातचीत हुई, तो साफ तौर पर ट्रंप ने ये शर्त रख दी कि आपको ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो अमेरिका को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने जो उन्हें सहायता दी, जो बाइडेन के टाइम में जितनी भी सहायता दी गई रसिया से युद्ध करने के दौरान यूक्रेन को, तो उसकी कोई भी कीमत वसूली नहीं गई थी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दी गई। तो ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही जब बातचीत हुई जेलेंस्की के साथ में, तो उन्होंने ये शर्त रखी कि वे पहले तो इडियट थे जिन्होंने बिना कुछ लिए हुए आपको इतनी बड़ी मदद पहुंचा दी, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं और मैं गिव एंड टेक में विश्वास रखता हूं। तो हमने आपकी इतनी मदद की, या तो आप उसका जो भी रेंटल वैल्यू होता है, जो उसकी कीमत होती है, या तो आप वो दे दें, या फिर हमारे साथ समझौता कर लें कि आप हमें रेयर अर्थ मिनरल्स मुहैया कराएंगे। तो ये यूक्रेन पर अमेरिका ने दबाव बनाया, लेकिन जेलेंस्की इस दबाव से बाहर आ गए
और आपको याद होगा पिछले दिनों ये बहुत ही चर्चित ये मुद्दा रहा था कि जेलेंस्की गुस्सा हो गए, ट्रंप पे गुस्सा हो गए, और ट्रंप और उनके बीच में केवल हाथापाई नहीं हुई, बाकी सारी बातें हो गई। तो उसके पीछे की वजह यही थी। तो अमेरिका अभी छटपटा रहा है। वो अगर रसिया पर दबाव बनाना चाह रहा है, अगर वो चाहता है, क्योंकि उससे पहले जब ये शिखर सम्मेलन होने की घोषणा हुई और अलास्का में आने की बात हुई ट्रंप की, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर रसिया हमारी बातों को नहीं मानता है, हमारी शर्तों को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे और उन्हें एक बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जब यह शिखर सम्मेलन खत्म होता है तो वहां पर शिखर सम्मेलन के बाद जब ट्रंप बाहर आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, भले उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन यह साफ तौर पर कह दिया गया कि पुतिन पर ऐसा कोई ना तो प्रतिबंध लगाया गया है और ना ही कोई शर्त लगाई गई है कि आप इन शर्तों पर हमें इस शिखर सम्मेलन को आगे लेकर के जाना है, यानी कि कोई भी शर्त नहीं है। और पुतिन अपनी सारी शर्तें मनवा करके चले गए और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर अगली बार बातचीत करनी है तो आपको मॉस्को आना होगा, हम यहां नहीं आएंगे, यानी कि एक अपनी शर्त लगा करके वो चले गए। अच्छा, इस पूरी बातचीत के दौरान अलास्का, इसका आपने काफी जिक्र किया। मैं अगला सवाल इसी से संबंध में पूछना चाहती हूँ। अलास्का जो पहले रूस का एक स्टेट था, अब अमेरिका का है, और बहुत सालों पहले ये काफी बर्फीला क्षेत्र है, तो रूस ने इसे अमेरिका को बेच दिया और अमेरिका ने इसे खरीदा। उस वक्त बहुत कम ही कीमत थी इसकी, और कई लोगों ने इस पर आलोचना की थी कि अरे अलास्का तो इसको खरीदकर कोई फायदा नहीं है, इस शहर से कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन आज के समय में अमेरिका का एक बड़ा इकोनॉमी को सहारा देने वाला वो स्टेट बन चुका है और उसके पर्यटन के लिए वो काफी मशहूर है। और इसी तरह की चीज अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से व्यापार स्थापित करके करना चाह रहा है। तो क्या उस समय लोगों को नहीं दिखा कि अलास्का में कोई अवसर है, उससे कोई फायदा अमेरिका को हो सकता है? लेकिन क्या जब पाकिस्तान से व्यापार कर रहा है तो अमेरिका को कोई अवसर इस बीच नजर आ रहा है पाकिस्तान के साथ व्यापार करके? क्योंकि पाकिस्तान भी काफी बदहाल है, गरीब है, हम उसकी बदहाली की, गरीबी की कई तस्वीरें देखते हैं, खबरें देखते हैं। आप इसके पीछे क्या आपको कारण लगता है? देखिए, पहली बात यह समझनी होगी कि अब अमेरिका पाकिस्तान को तवज्जो नहीं दे रहा है ना। पहली बात यह हमें समझनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में कोई शर्त लगाने के पोजीशन में नहीं है और अमेरिका को भी ये पता है कि जो पाकिस्तान की नजदीकी है वो चाइना से बहुत ज्यादा है। तो आप सिंपली ये समझिए कि इस मीटिंग के दौरान कहीं भी पाकिस्तान के बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ। जिक्र अगर हुआ तो या तो चाइना के बारे में जिक्र हुआ या फिर जिक्र हुआ भारत के बारे में, यानी कि भारत पर दबाव बनाना चाह रहे हैं ट्रंप। लेकिन ट्रंप पाकिस्तान को इस लायक भी नहीं समझते कि उस पर दबाव बनाया जाए, और ट्रंप को ऐसा लगता है कि जो खुद ही भीख मांगने पर अभी उतारू है, जिसकी अर्थव्यवस्था खुद ही चौपट हुई पड़ी है, जो अपनी आधी जमीन को लगभग गिरवी रख चुका है, और जिस तरीके से जो चाइना ने एक सिल्क रूट कह लें उसको, उस तरीके से जो डेवलप कर रहा है वहां पे, जो एक हाईवे बना रहा है वहां पर, तो चाइना जिस तरीके से उस मोड़ पर पहुंचा हुआ है कि वो पूरी तरीके से बार्गेन कर रहा है पाकिस्तान के साथ में, तो उस दौरान अमेरिका किसी भी तरीके से ना तो पाकिस्तान के पर कोई दबाव बना रहा है, ना ही उसके साथ कोई व्यापारिक समझौता करना चाहता है। ट्रंप को अगर कहीं रुचि है तो वो है इंडिया। उसे लगता है कि इंडिया ही वो एक देश है, भारत ही वो एक देश है जहां से उसकी स्वार्थ की पूर्ति हो सकती है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, जब हम लोग बात कर रहे थे, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे थे, तो इंडिया के पास भी वो बड़ी मात्रा में मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो दूसरी जगहों पे नहीं पाया जाता है, बल्कि जो दूसरे कंट्रीज में भी ये है। लेकिन सबसे बड़ा खेल आता है उसके प्रोसेसिंग का। जब उसकी प्रोसेसिंग होती है तो वो इतनी ज्यादा डेंस होती है, वो इतनी ज्यादा खर्चीली होती है, और उसमें इतनी ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल होता है कि अगर आपके पास रेयर अर्थ मिनरल्स है भी तो आप उसको प्रोसेस्ड करके, क्योंकि बहुत ज्यादा जो लौह अयस्क होते हैं उसका इस्तेमाल होता है, और प्रोसेसिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिसको
हर कंट्री उसकी लागत हर कंट्री के पास नहीं है, ना ही वो तकनीक है। अब इंडिया की बात कर लें तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया, ये 3 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ये क्षमता है कि वो इसकी प्रोसेसिंग कर सके। तो इंडिया ने इन तीनों देशों से वो प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की है, समझौता हो रहा है। तो अमेरिका को ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि चाइना के तर्ज पे इंडिया भी इस रेयर अर्थ मिनरल्स का निर्यात करने वाला बड़ा देश बन जाए, जो कि उसे पाकिस्तान में ऐसा नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान में ऐसी उसे कोई संभावना नहीं दिख रही। आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान है वो सबसे बड़ा निर्यातक किस चीज का है? तो गधों का है। वो गधे निर्यात करता है और उसके बदले में वो राजस्व लेता है। तो ट्रंप को कोई ऐसा देश नहीं चाहिए जहां से उसे गधे मिले। उन्हें चाहिए जहां से उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स मिले, जहां से उन्हें टेक्नोलॉजी मिले, जहां से उन्हें एआई मिले, जहां से उन्हें ऐसे लोग मिले जो उनके तकनीकी सहयोग में आगे आ सके। आप देखिए, जो अमेरिका की बात कर लें तो वहां की जो बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े आईटी यूनिट्स हैं, वो उसको हिट कौन कर रहा है? जो भारत के लोग गए हैं वो हिट कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका ये मान के बैठा है कि ये जो भारत है वो बहुत तेजी से आईटी के सेक्टर में बहुत तेजी से उभरता हुआ देश है। तो ट्रंप ये तो चाहता है कि भारत पर दबाव बनाया जाए, लेकिन ट्रंप ये नहीं चाहते कि भारत से रिश्ते खराब किए जाएं। और इसकी परवाह है ट्रंप को, लेकिन ट्रंप को पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो जाएं तो हो जाए, उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन उसे फर्क पड़ेगा जब भारत से रिश्ते खराब हो जाएं। तो इसीलिए इस बातचीत का, ये शिखर सम्मेलन का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि उसके बारे में इस स्तर के जो बड़े वार्ता होते हैं, जो शिखर सम्मेलन होते हैं, तो उसमें इस तरह की बातचीत हो या उसके बारे में जिक्र किया जाए। तो आर्मी चीफ को बार बार दावत पर बुलाना सिर्फ एक ही रीजन है कि भारत पर दबाव बनाना है। और एक आखिरी सवाल आपसे, इस पूरी वार्ता के बाद ट्रंप ने मीडिया से सिर्फ एक उनका बयान काफी सुर्खियों में है कि हम टैरिफ पर विचार कर रहे हैं, 2-3 हफ्ते में कुछ कर सकते हैं। क्या टैरिफ कम कर दिया जाएगा या फिर खत्म कर दिया जाएगा, जो भी देश रूस से व्यापार कर रहे हैं? अब देखिए, पहले आपने कहा कि सेना प्रमुख को बुलाना, आसिम मुनीर को बुलाना, मौलाना मुनीर को बुलाना, ये भी अमेरिका की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। वो क्या है हिस्सा? कि अमेरिका अपनी कई शर्तें मनवाना चाह रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में अपना वो आर्मी बेस बनाना चाह रहा है। पाकिस्तान में जो उनके न्यूक्लियस वेपन से जो कही जा रही है बात मीडिया में है, तो उसको वो सुरक्षित करना चाह रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो बातचीत बिल्कुल आपसी बातचीत एक लेवल पे आकर के बातचीत हो रही थी। जी नहीं, आसिम मुनीर को डांटने के लिए बुलाया गया था। ऐसा नहीं है कि भाई उसको बुला करके उसे कोई सौदेबाजी की जा रही थी या उसे कोई बराबर का कोई व्यापार करने की बात हो रही थी। नहीं, उसे डांटा है बुला करके और उसे अपनी शर्तें मनवाई है कि तुम्हें ये करना। उसे डिक्टेट किया गया है, उसे बातचीत नहीं की गई, उसे डिक्टेट किया गया है कि आपको ये चीजें करनी है अमेरिका के फेवर में, और वो जाकर के किया। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बता दूं कि अमेरिका क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा डील कर रहा है, और जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें इवन ट्रंप के परिवार का सीधा सीधा दखल है। उनके बेटे जो हैं, वहाँ की क्रिप्टो करेंसी की एक बड़ी एजेंसी है, उसमें वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं, और इवन ट्रंप के जो बहुत खास दोस्त हैं वो उसके डायरेक्टर हैं। और आपको बता दूं कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, तो उस दौरान भी ये क्रिप्टो करेंसी की डिप्लोमेसी चली थी। और क्रिप्टो करेंसी को जो वहां पे आसिम मुनीर के सहयोग से कह लें या फिर शहबाज शरीफ के सहयोग से कह लें, शरीफ कहना तो गलत है, फिर भी शहबाज हैं वो, तो उनके मदद से वहां पर इस क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को स्थापित किया गया था पाकिस्तान में। तो वो सीधा सीधा फायदा ट्रंप को पहुंचाया गया था। यही वजह है कि ट्रंप ने ये चाहा था कि जल्दी से जल्दी वहां पर युद्ध विराम हो, नहीं तो उनका पूरा कारोबार चौपट हो सकता था। और जो दूसरी कई वजहें थी उस पर हम कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। तो ये समझ के चलिए कि जो
पाकिस्तान से बातचीत होती है तो वो बिल्कुल ही एक उस तरीके से बातचीत होती है कि भाई आप अपने हद में रहो, अपने कायदे में रहो, और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो उसी तरीके से बातचीत अमेरिका करता है, और कोई वेस्टेड इंटरेस्ट जो अमेरिका का है तो वो एक तरफा है, उसमें पाकिस्तान का कुछ भी नहीं। पाकिस्तान तो अभी याचक की भूमिका में नजर आ रहा है कि भाई जो मिल जाए, जो याचना करके मिल जाए, जो कटोरा दिखा करके मिल जाए तो वो उसके लिए पर्याप्त है। तो यही वजह है कि वो कई बार सऊदी अरबिया जाते हैं, कई बार वो ट्रंप के सामने हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, जो भी है। तो यही सारी बातें हैं और यही सारा कुछ हो रहा है। और टैरिफ की बात कर लें तो टैरिफ आने वाले दिनों में कम हो जाएगा, अभी कहना जल्दबाजी है। ये डिप्लोमेसी है, बार बार मैं कह रहा हूं, ये एक तरीके से कूटनीति है कि एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। और अमेरिका ये चाहता है कि हर हाल में भारत रसिया से अपने संबंधों को तोड़े, वहां से जो ऑयल इंपोर्ट कर रहा है उसको बंद करे, ताकि, और इसी के लिए जो टैरिफ का डंडा दिखाया जा रहा है बार बार वो इसी के लिए, क्योंकि इस मीटिंग में कोई खास कोई नतीजा निकल करके नहीं आया। तो यही वजह है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी तरीके से टैरिफ का डंडा दिखा करके आने वाले दिनों में भारत पर दबाव बनाया जाए, और जब भारत पर दबाव बनाया जाएगा तो उसका जो इनडायरेक्ट इंपैक्ट है वो रसिया पर पड़ने वाला है, और रसिया को किसी तरीके से आर्थिक तौर पर पंगु बना लिया जाए और उसके बाद उसको हर बात मनवाने पर मजबूर किया जाए। और अलास्का में मीटिंग हुई है, अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि ये उसकी रणनीतिक जीत है, तो ये भी बता दूं मैं आपको कि अलास्का में जाकर के पुतिन ने ये साबित कर दिया कि वो कहीं ना कहीं अपनी धरती पर ही मीटिंग कर रहे हैं, है ना, जो कि धरती उनकी पहले रही है। और अभी भी वो कहते हैं कि भाई ये हमारी धरती है तो हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। सौदे किस हालात में हुए, कब हुए, किस तरीके से हुए, वो अलहदा बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक जीत है। और इस यहाँ पर भले ही ट्रंप ये कहें कि भाई बड़ी अच्छी बातचीत हुई, और दूसरी ये भी बात है जो कही जा रही है कि वो चाहते ये हैं कि वो एक शांति दूत के तौर पर उभरे, और उनकी ख्वाहिश बड़ी बहुत ज्यादा जबरदस्त ख्वाहिश है कि उन्हें वो नोबेल पुरस्कार मिल जाए, पीस का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो ये तमाम कोशिश उससे भी जुड़ी हुई है, और पुतिन भी ये समझते हैं कि भाई साहब आप किस चक्कर में पड़े हुए हो। तो इसलिए पुतिन साहब को भी लगता है कि वो ठीक है, चलो बातचीत हो गई। और सबसे बड़ी बात है, बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा भी कि भाई अगर मैं 2020 के बाद आ गया होता, प्रेसिडेंट बन गया होता, तो शायद ये युद्ध नहीं होता रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है। तो पुतिन ने समर्थन किया, सब जगह मीडिया में ये बातें चल रही है कि पुतिन ने कहा कि अगर आप आ जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन ये पुतिन का नहीं था कहना, ये ट्रंप का कहना था कि अगर, हाँ, पुतिन ने बाद में ये जरूर कहा कि हाँ, जो ट्रंप कह रहे हैं वो हो सकता था, कि ट्रंप साहब जो कह रहे हैं कि अगर होते तो शायद युद्ध नहीं होता, यानी कि हाँ में हाँ मिलाई। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी तरफ से कहा, है ना। तो कुल मिलाकर के यही बात है कि ये बैठक बेनतीजा नहीं है, ये बैठक थोड़ा सा पुतिन की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। वो रणनीति के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से थोड़ा से वो पुतिन जो है वो 20 हो चुके हैं। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। किसी तरह की बातचीत जो 3 घंटे में हुई वो क्या हुई, हम लोग तो बिल्कुल बाहर कहते हैं ना कि सांप बिल में घुस गया और हम ऐसे ऐसे करके वो डंडे पटक रहे हैं बाहर में, तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। स्पेकुलेशन से तमाम, जो आप भी कर रहे हो, जो मैं भी कर रहा हूं, तो स्पेकुलेशन से हाँ। लेकिन ये जरूर है कि उसके आसपास जो परिस्थितियां बन रही है उससे हम किसी न किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। तो यही कुल मिलाकर के बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की और भी खबरों के लिए और चर्चाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।